नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या मुश्किलों में फंस चुके हैं? उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह आरोप ऐसा कि उन्हें सीधे जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। चूंकि पिछले दिनों जिस तरह से योगी सरकार से टकराव उनका हुआ, उसके बाद इस मामले को लेकर जिस तरह से हवाएं दी गई, वो शक जाहिर कर रहा है और इस शक को खुद शंकराचार्य भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो किसी साजिश का शिकार हो गए हैं या फिर उनके खिलाफ गंभीर आरोप में कोई सच्चाई है। मामला कोर्ट जा चुका है और पुलिस को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु पर लग रहे इस कलंक को लेकर अब बहस शुरू हो गई है। सवाल यह है कि वो जो आरोप लग रहे हैं वो कोई राजनीतिक प्रतिशोध की कोई कहानी है, और अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है, आरोपों में सच्चाई है, तो फिर जिस पद पर अविमुक्तेश्वरानंद है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या इस तरह की कोई चीजें कर सकता है। पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केवल एफआईआर दर्ज करने का ही आदेश नहीं किया है, उन्होंने उन लाइनों को, वो लाइनें संकेत करती हैं कि किस तरीके का गंभीरतम अपराध हुआ है। जो एक घिनौना कार्य करते थे, जिनका खुलासा बच्चों के द्वारा हमें बताने पर हुआ था और हमने सारी सीढ़ियां देखी थी, इनके नंग प्रदर्शन देखे थे। केस बनावटी है, ये हम लोगों ने न्यायालय को बता दिया कि ये पूरी तरह से फर्जी, फैब्रिकेटेड और दुर्भावना से बनाया गया केस है। अब तक यूपी के योगी सरकार से टकराव चल रहा था, लेकिन ज्योतिष मठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। विवाद ऐसा कि अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपराध संगीन है। मामला नाबालिग बच्चे के यौन उत्पीड़न का है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रयागराज की कोर्ट से आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि शिकायत आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने की है, जिसे अविमुक्तेश्वरानंद अपने धुर विरोधी रामभद्राचार्य का चेला बताते हैं। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो आरोप लगाए हैं, सुनने में तो वास्तव में वो बेहद गंभीर हैं। ये अविमुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति जो अपने आप को एक फर्जी शंकराचार्य बताते थे और उनके शिष्य मुकुंदानंद जो एक घिनौना कार्य करते थे, जिनका खुलासा बच्चों के द्वारा हमें बताने पर हुआ था और हमने सारी सीढ़ियां देखी थी, इनके नंग प्रदर्शन देखे थे, नंगे होकर बच्चों के साथ कुकर्म किया करते थे, सब चीजें हमने देखी थी। इतना नहीं, मुंह के द्वारा भी गंदा कार्य किया करते थे। पहले मुकुंदानंद कराया करता था और बताता था गुरु सेवा होती है, उसके बाद बच्चों को करना पड़ता था। जो बच्चे होते थे जो नाबालिग होते थे, जिनके माता पिता नहीं होते, जो बाढ़ पीड़ित वहां से उठा के लाते थे ये लोग, तो ऐसा गंदा काम करते थे। चीजें वहां नंगे प्रदर्शन करते हैं, अपनी सखियों के साथ करते हैं, बच्चों से मालिश कराते हैं और रात में उनके साथ गलत काम करते हैं उस कमरे में। अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं होगा जो वहां कमरे में उपलब्ध है। अखिलेश जी इनके पक्ष में बोल रहे थे, मैं माननीय अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, और डिप्टी सीएम जो उनके कॉल डिटेल जो लगातार इनसे बात करते थे, वो कहते थे आप धरने दीजिए और मैं आऊंगा जब उठाऊंगा, वो भी चले मेरे साथ। मैं उनसे मांग करता हूं, यदि सच में ही आप न्याय देखना चाहते हैं तो वहां जाके देखिए वहां रंगरिया किस तरह मचती है। वहां खुदाई में हम लोग दिखाएंगे जहां हमारे बच्चों ने बहुत सारे एविडेंस दबा रखे हैं, पुलिस को हम लेके जाएंगे। प्रयागराज कोर्ट ने कल दिन में इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और फिर देर रात करीब 11:30 बजे ये एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में पहले आरोपी के तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम है, जबकि दूसरा नाम उन्हीं के शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी का है। इसके अलावा एफआईआर में 2 से 3 अज्ञात लोगों का नाम भी लिखा है। एफआईआर में जो शिकायतकर्ता की तरफ से बताया गया, उसके मुताबिक 2 नाबालिग शिष्यों का यौन शोषण किया गया है। यह अपराध 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच प्रयागराज में हुआ। महाकुंभ 2025 के दौरान एक नाबालिग बच्चे का शोषण किया गया। बच्चे का गुरु सेवा आशीर्वाद के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप है। एफआईआर में लिखा गया कि पीड़ित को अविमुक्तेश्वरानंद के साथ सोने को कहा जाता था। बारी बारी से दोनों नाबालिगों के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया गया, लेकिन एक दिन दोनों पीड़ित मौका पाकर अविमुक्तेश्वरानंद के चंगुल से भागने में कामयाब रहे और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज से पीड़ितों ने मिलकर मदद मांगी।
इसके बाद झूसी पुलिस को पहली शिकायत 25 जनवरी 2025 में दी गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो कोर्ट का सहारा लिया गया, लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद इस शिकायत और एफआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने खुद शिकायतकर्ता के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और पूछा कि जब उन्होंने गोरक्षा का मुद्दा उठाया और सरकारों को कटघरे में घसीटना शुरू किया, तभी ये केस क्यों दर्ज किया गया। ये केस बनावटी है, ये हम लोगों ने न्यायालय को बता दिया कि ये पूरी तरह से फर्जी, फैब्रिकेटेड और दुर्भावना से बनाया गया केस है। तो अब न्यायालय का जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले उसको दर्ज करेंगे, फिर उसकी जांच करके गवाही साखी लेकर के उसका निस्तारण करेंगे। तो उसी प्रक्रिया में इसको आगे बढ़ाया गया है, कोई बाधा की बात नहीं है। उनके ऊपर अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और हिस्ट्री शीटर के रूप में जिस थाने के वो निवासी हैं, शामली जिला है उत्तर प्रदेश में, उसका कांधला थाना है, उस कांधला थाना में उनके हिस्ट्री शीटर होने के प्रमाण मौजूद हैं। हाँ, ये बिल्कुल गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं, अब राजनीतिक पार्टियां चंदा लेकर के गौ हत्यारों से अपनी राजनीति चमका रही हैं, इसलिए वो इसको बंद करना नहीं चाहती हैं और हम इस बात को लगातार उठाते चले जा रहे हैं। तो वो सोचती हैं कि इनकी आवाज को बंद किया जाए। लेकिन कोर्ट के आदेश आते ही जितनी तेजी से पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, वो भी हैरान करती है। कोर्ट ने जांच के बाद केस दर्ज करने को कहा, लेकिन पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर में बीएनएस की धारा 351(3) शामिल की गई है, जिसमें गंभीर आपराधिक धमकी और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 की धारा 51, 6, 3, 4 की उपधारा 2, पॉक्सो एक्ट की धारा 16 और पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये इतनी गंभीर धाराएं हैं कि इसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। लेकिन मामला बच्चों के यौन शोषण का है, जो एक तथाकथित शंकराचार्य पर लगा है। शंकराचार्य मतलब सनातन का सबसे बड़ा धर्म गुरु, और यही वजह है कि हिंदू धर्म गुरुओं में भी इस तरह के आरोपों को लेकर खेमेबंदी हो गई। कुछ हिस्से सनातन और शंकराचार्य को टारगेट की नजर से देख रहे हैं, तो कुछ आरोप लगा रहे हैं कि शंकराचार्य ने सनातन को कलंकित कर दिया है। संसार में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है कि शंकराचार्य जैसे महान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के घृणित और अश्लील क्रियाकलापों में इन्वॉल्व भी हो सकता है। कोई हिंदू, कोई सनातनी ये मानने को तैयार नहीं है। और जिस टाइमिंग के साथ ये हो रहा है, प्रयागराज में जो कुछ हुआ, एक दो अधिकारियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार इस कवायद में कूद गई। बहुत सरल मार्ग था कि उन अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया जाता कि आपने शंकराचार्य के साथ ऐसा क्यों किया। सरकारों को पालतू चाहिए होता है, चापलूस चाहिए होता है। शंकराचार्य जी महाराज के अंदर एक ही कमी है कि उनके अंदर ये गुण नहीं आया। काश उनके अंदर ये पालतू और चापलूस वाला गुण होता तो आज वो भी इस देश में प्रधानमंत्री के और आदित्यनाथ के गुरु होते, उसके सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देते। ये गुण उनके अंदर है ही नहीं, अब नहीं है तो उसका झेलना ही पड़ रहा है। प्रयागराज पॉस्को एक्ट कोर्ट के द्वारा अभी मुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर पॉस्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत करने का झूसी थाने को आदेश दिया है। यह आदेश जो है कोर्ट का है। मैं कोर्ट के आदेश को सम्मान्य मानता हूं और इस आदेश के तहत अभी पुलिस जांच करेगी। जांच में कितना दोषी हैं वह निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दोषी होंगे तो उनको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अगर निर्दोष होंगे तो इनको फंसाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सत्ता के खिलाफ और खास तौर पर बीजेपी सरकारों के खिलाफ मुखर रहे हैं। गाहे बगाहे वो किसी न किसी बहाने बीजेपी सरकारों की आलोचना और उन्हें नसीहत देते रहे हैं। लेकिन 18 जनवरी को प्रयागराज में पुलिस से सीधे टकराव के बाद मामला योगी सरकार बनाम शंकराचार्य हो गया। शंकराचार्य ने योगी सरकार पर हमले किए और जवाब में खुद सीएम योगी ने शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठा दिए। और इसी के बाद अब यौन शोषण के मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद फंस गए हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद किसी साजिश का शिकार हुए और सत्ता से टकराने का खामियाजा भुगत रहे हैं, या फिर उन पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप सही हैं। हालांकि मामला धर्म, सत्ता और राजनीति के गलियारों में घूम रहा है। ऐसे में इस तरह के गंभीर आरोपों का सच क्या है, ये तो प्रयागराज की पुलिस और कोर्ट की सुनवाई ही तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है
कि इस तरह के विवाद ने सनातन को लेकर कुछ लोगों को बोलने का मौका जरूर दे दिया है। सबसे ज्यादा सवाल दर्शकों अगर किसी चीज को लेकर पूछा जा रहा है तो वो है इस मामले के सामने आने की टाइमिंग को लेकर। पिछला कुछ दिन याद कीजिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। उनके शंकराचार्य होने तक पर भी सवाल उठा दिए गए। वो विवाद बढ़ता चला गया, आखिरकार वो मामला शांत होता हुआ दिखा, तो अब ये नई एक घटना सामने आ गई और उस पर अब सवाल ये है कि जो धर्मगुरु उस पद पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगना, ये क्या धर्म पर एक बहुत बड़ा पटाक्षेप नहीं? अगर आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई है तो हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ अरुण कृष्णा महाराज जुड़ गए जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जुड़ गए, धर्मगुरु हैं। रमनीश वत्स हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जुड़ गए, धर्मगुरु हैं। नीतिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। और डॉक्टर वेद भूषण जुड़ गए जो कि फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले पंडित अजय गौतम जी आप ही से। मतलब हिंदू धर्म में अगर देखें तो पदवी के हिसाब से सबसे ऊपर का स्थान हासिल है उनके पास, लेकिन इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो धर्मार्थ की शिक्षा उन्हें पूरे समाज को देनी चाहिए थी, उस धर्मार्थ की शिक्षा देने वाले पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने दुराचार किया छोटे बच्चों के साथ। यह आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है सर, और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, ऐसा लग रहा है गिरफ्तारी तय है। आपने सुना, आप जानते हैं जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई है आशुतोष महाराज, वो एक हिस्ट्री शीटर है। 21 मुकदमे उसके खिलाफ शामली थाने में दर्ज हैं, रंगदारी से लेके गैंगरेप तक के। आप मतलब किसकी गवाही पे, किसके कहने पर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? ये एक प्रोसीजर है, मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, रही बात इसकी कि आरोप लगाए गए, आरोप अगर लगाए, अगर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का आंदोलन ना छेड़ा होता, अगर बटुकों का इस तरीके से बटुकों की शिका छेड़ने का आंदोलन ना छेड़ा होता, राम भद्राचार्य के खिलाफ ना बोला होता, गौ हत्या के खिलाफ ना बोला होता, 11 मार्च को लखनऊ चलने के बारे में ना बोला होता, तो ऐसे फर्जी लोग आशुतोष ब्रह्मचारी जिसके ऊपर लेकिन पंडित जी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फैक्ट पर बात हो जाए। पंडित जी थोड़ा सा फैक्ट पर बात हो जाए, मेरे साथ एसीपी साहब भी बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन पंडित जी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि पहले तो पॉक्सो कोर्ट ने ये आदेश दिया ना कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सर, तो वो एफआईआर दर्ज होने का आदेश जाहिर बात है कि कुछ साक्ष्य या प्रमाणों के साथ ही दिया गया होगा ना सर। हवा में तो एफआईआर दर्ज नहीं हो गई क्योंकि पदवी बहुत बड़ी है शंकराचार्य महाराज जी के पास। सर सुन तो लीजिए, मैं आपको अनुराग सिंह जी एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। एक प्रोसीजर था 156(3) सीआरपीसी जो अब कन्वर्ट होके हो गया 175(3) बीएनएसएस। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगाता है कि जी मैंने एक थाने को और मैंने एक एसपी को इस अपराध की सूचना दी थी और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक प्रोसीजर है, ये कोई जजमेंट नहीं है कोर्ट का। आप भी जाइए किसी में भी बिल्कुल सही बात है पंडित जी, ये कोई जजमेंट नहीं और हम किसी को अपराधी घोषित नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसके ऊपर धर्म चलाने का पूरा बीड़ा है, आरोप बहुत गंभीर हो जाते हैं सर, क्योंकि आप खुद धर्म से जुड़े हुए हैं। आरोप किसने लगाए हैं भाई? आरोप किसने लगाए हैं? आचार्य शैलेश तिवारी जी बता तो दीजिए, आरोप लगाने वाला कौन है? आरोप लगाने से ज्यादा, ठीक है, आरोप लगने से ज्यादा शैलेश तिवारी जी, आरोप लगने से ज्यादा अब इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आरोप लगाए किसने। आरोप लगाने वाला खुद एक गुंडा। ठीक है, शैलेश तिवारी जवाब दे रहे हैं। देखिए अनुराग जी, उसकी बात पे शंकराचार्य पे आरोप लगाएंगे। ठीक है शैलेश तिवारी जी। अनुराग जी, सबसे दुखद बात है कि यहां राजनीतिक मुद्दे से अब मुद्दा आ गया इस तरह का गंभीर आरोप का। यह शंकराचार्य पद, जितना बड़ा पद है, उस पद की गरिमा का अपमान है। और अगर लोअर कोर्ट में सब साक्ष्य देख करके इसके बाद एफआईआर का अगर उन्होंने जो माननीय जज साहब ने आदेश किया एफआईआर का, तो यह भी बहुत बड़ा दुखदाई और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अपमान और बदनामी पूरे सनातन धर्म का है और इसकी चुस्की, इसका मजा जो है वह दूसरे धर्म के धर्मावलंबी लोग ले रहे हैं। तो अगर जो कुछ भी होगा तो कानून के हाथ में है, दूध का दूध पानी का पानी साक्ष्य के आधार पर होगा। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी इसमें दोषी नहीं है तो आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा चले कि उनको सबसे बड़ा से बड़ा सजा हो। और अगर
अभी मुक्तेश्वरानंद दोषी हैं तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसी सजा होनी चाहिए जिसको धर्म के नाम पर इतना बड़ा अपमान। अब तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इतना बदनामी हो रही है इस सनातन धर्म का। ठीक है, ये अपने आप में दुखदाई है। ठीक है निशिता जी, देखिए ये सनातन धर्म की, पूरे सनातन धर्म की बेइज्जती से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल तो आज आरोपों पर ज्यादा जोर दिया जाए या आरोप किसने लगाए इस बात पर जोर देना चाहिए? थैंक यू अनुराग जी और सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए आपके रिपोर्ट में दिखाया गया कि 2 बच्चों के साथ गलत हुआ और वो 2 बच्चे आशुतोष जी के पास पहुंचे। वो 2 बच्चे ना पुलिस गए ना किसी और मठ में गए, वो सिर्फ आशुतोष जी के पास ही पहुंचे, पहली बात तो। और अगर वो बच्चे आपके पास पहुंचे भी, आप किसी पुलिस के पास कहीं ना कहीं तो गए होंगे, कमिश्नर के पास, तो आपके पास उस समय का वो क्यों नहीं है? इतने दिन क्यों लगाए गए? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। और जो शिकायत करता है उसके खिलाफ इतने खुद के केसेस चल रहे हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तो निशिता जी मैं सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूं मैं आपको। तो फिर वो जो मीटू वाले केसेस में कई मामले जो कई सालों बाद खुलकर आए, आपको लगता है कि फिर उसमें भी नहीं बोलना चाहिए था, महिलाओं को चुप हो जाना चाहिए था? अगर आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही हैं तो देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल तब उठा रही हूं जब औरतें कहीं ना कहीं डर जाती है। बच्चे आपके पास आए, आपके संज्ञान में कोई केस आया तो आप उसके लिए खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे। उसमें टाइम क्यों लगाया गया? पहली बात, क्योंकि आपके पास तो पावर भी है, आपके पास तो सब कुछ है, तो आपने क्यों लगाया टाइम? क्वेश्चन ये है। महिलाओं के मीटू वाले केस में टाइम इसलिए लगा क्योंकि उनके साथ सर्कमस्टांसेस जुड़े हुए थे, आपके साथ कोई सर्कमस्टांसेस नहीं जुड़े हुए। अगर निशिता जी मान लीजिए, एक बार जरा अरुण कृष्णा जी को स्क्रीन पर रखिएगा। निशिता जी मान लीजिए कि बच्चे अगर किसी को अपना समझकर या किसी भी कारणवश चले गए, तो बच्चों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देना, क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल क्लीन चिट देने जैसा नहीं है? क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। अनुराग जी, बच्चों को बरगलाया भी तो जा सकता है ना, क्योंकि आप उनके गुरुकुल के बच्चों से, शिष्यों से जाकर अगर मिलेंगे तो वो बहुत डिवोटेड है इनके प्रति और बहुत सम्मान करते हैं। और उनके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद BHU से भी ग्रेजुएट होके निकले हैं। तो अगर वहां पे ऐसा कुछ होता तो उनके शिष्यों ने ये कंप्लेन पहले से कर दी होती, क्योंकि बहुत ज्ञानी लोग हैं वहां के, उनके जो गुरुकुल के बड़े हुए बच्चे हैं। इसलिए हम ये आरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल मानते नहीं है कि ऐसा है, क्योंकि मैं उनके गुरुकुल के बच्चों से मिल चुकी हूँ। अरुण कृष्णा जी महाराज, तो बच्चे बरगलाए भी जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता तो दूसरे बच्चे भी आते, सिर्फ 2 ही बच्चे क्यों हैं? बिल्कुल ठीक है अरुण कृष्णा, ऐसा है। देखिए, शास्त्र कहते हैं सत्यम धर्मस्तपो योगा, सत्यम ब्रह्म सनातना, सत्यम यज्ञ परा प्रोक्ता, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सनातन जो धर्म है वो केवल सत्य है, और सत्य सनातन धर्म है। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इसे अंधभक्ति कहते हैं। हम ये कहते हैं केस में दम है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। विषय ये है कि क्या ये व्यक्ति, जिनको हम शंकराचार्य कहते हैं, मुझे तो इस बात से भी कोई मेरा विरोधाभास नहीं कि शंकराचार्य है या नहीं। विरोध यहां पर यह है कि क्या इस शंकराचार्य के पद पे बैठा व्यक्ति क्या शंकराचार्य के कार्य कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो अतीक अहमद, जैसे आप 1 मिनट सुन लीजिए, आप आपके पीछे बोला नहीं था। नितिशा जी, एक मिनट ओपनिंग कमेंट्स ले लें, उसके बाद फिर आप कर रही है ना, जो आप कर रही है इसी अंधभक्ति कहते हैं। पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। आपको कुछ पता है नहीं, बस पीछे बोल रही हैं आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति जो आतिक अहमद नाम के आतंकवादी की मृत्यु पर कहता है, उसका समर्थन करने की बजाय वो ये कहता है कि भैया ये तो सिस्टम का फेलियर है, ये तो न्याय व्यवस्था का फेलियर है। अतीक अहमद के लिए घृणा की आदित्य योगी नाथ से, सरकार से घृणा की पराकाष्ठा कि आप अतीक अहमद नाम के आतंकवादी के साथ खड़े रहते हो। आपको कुछ पता तो है नहीं, चोपड़ा जी जो भी नाम है आपका, बस बोले चली जा रही हो। इसी को अंधभक्ति कहते हैं। आप ये बता दो, शंकराचार्य के पद के अलावा, उस नाम के अलावा एक काम बता दो जो शंकराचार्य के पद पे होते हुए करते हो। एक काम बता दो। निशिता जी, कोई काम नहीं है। निशिता जी विरोध 365 करोगे, निशिता जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सरकार का विरोध करोगे। निशिता जी, पंडित अजय गौतम जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। निशिता जी, और मैं कह रहा हूं आचार्य जी, आचार्य कृष्ण महाराज जी, अरुण कृष्ण महाराज जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है वो ये कि पिछले काफी, आपने खुद भी जिक्र किया कि कैसे शंकराचार्य के सुर जो हैं वो एंटी गवर्नमेंट रहे हैं कई बार, और पिछले समय जो वो माघ मेले में हुआ उसके बाद ये माना जा रहा था कि खुलकर सरकार से अदावत हो गई है, तो उसके बाद इस तरह से अचानक आरोप लग जाना, लोग इसको कह रहे हैं कि ये टाइमिंग, ये मतलब कैसे संभव है? ये टाइमिंग क्वेश्चनेबल है। हाँ, मेरा शास्त्र श्लोक का अर्थ यही था, सत्यम ब्रह्म सनातना,
सत्य के मार्ग में चलोगे तो कभी भी ये जो वस्त्र पहने ना हमने, ये आते हैं उसी पैसे के जितने पैसे के आपके कपड़े आते हैं, लेकिन ये पवित्र शब्द, पवित्र वस्त्र हैं। अगर आपने इसको धारण कर लिया तो मनसा वाचा कर्मणा, पंडित जी आ रहा हूं, पंडित जी होना चाहिए। आप धर्म के विरुद्ध बोलेंगे। इन 6 पैनल में एक व्यक्ति भी ऐसा बैठा है, आपको मिला के 7वां कह दे, नेत्रहीन व्यक्ति कह दे कि आदित्य योगीनाथ का जो मार्ग है धर्म का, उसकी निष्ठा पर कोई कलंकित कर सकता है, उनकी निष्ठा पर कोई प्रश्न उठा सकता है। मैं शंकराचार्य के पद पे, मेरा कहना है यदि वो बहुत सारे झूठ बोल सकते हैं, यदि वो असत्य का मार्ग अपना सकते हैं, तो मतलब कोई भी काम हो सकता है। अगर प्रश्न चिन्ह उठाना, अरुण जी आप कह रहे हैं, अरुण जी आप ये कह रहे हैं, पंडित अजय गौतम जी आ रहा हूं, अरुण जी आप ये कह रहे हैं कि अगर सवाल उठा है तो कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई में जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है अरुण जी? बिल्कुल हो, ठीक है, बिल्कुल हो। बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को नहीं देना कि कौन किस पद पर बैठा हुआ है। मैं डॉक्टर वेदभूषण जी आपके पास आता हूं। पंडित जी मैं आ रहा हूं, पंडित जी आपको जवाब देना होगा। कार्रवाई हो, यदि झूठा दोषारोपण किया गया है उस पर भी कार्रवाई हो। अच्छा एक मिनट, पंडित अजय गौतम कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, पंडित जी जल्दी से 20 सेकंड सर। देखिए अभी ये मेरे दोस्त ने पूछा मैं महाराज जी ने कि उन्होंने क्या किया है। आपको पता है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाने के लिए किसने आंदोलन किया था? स्वामी विमुक्तेश्वरानंद ने आंदोलन किया था। बात मुझे पूरी करने दीजिए। हो सकता है ज्यादा काम आप करते हो, ये कोई काम नहीं है। उनके काम बताइए मुझे लिखते पेपर में, काम बता दीजिए मुझे कितने काम सनातन धर्म के किए गए मुझे। आप मुझे बता दीजिए सनातन धर्म के कितने काम किए बता दीजिए। सारे काम करते हैं 365 गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आपका बहुत सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपका बड़ा सम्मान। आचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी, आचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी आप थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए सर। आप कुछ भी कर सकते। ठीक है, धैर्य से सुन लीजिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास, अरुण कृष्ण जी आ रहा हूं आपके पास, 20 सेकंड है पंडित अजय गौतम जी, फिर मैं उसके बाद रमनीश वत्स जी और वेदभूषण जी। मैं आप ये कह रहा हूँ गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पूरे देश में अटक से कटाक से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकालने वाले कौन? आज राम मंदिर जो बना है किसके कारण बना है? लेकिन पंडित जी सुनिए ना, पंडित जी आप जो आरोप लगा रहे हैं और जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी तो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा की इसी तरह की बात करते हैं ना सर। सबसे ज्यादा बीफ निर्यात होता है। नहीं अरुण कृष्ण महाराज जी मैं आप बड़े हैं सर, मेरे सम्मानित हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। एक मिनट आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि अब दूसरों को आप जब क्वेश्चन उठाइए, लेकिन अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बस वो पूछ लेने दीजिए। अजय गौतम जी मैं ये कह रहा हूं कि आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि गौ रक्षा को लेकर, अभी मुक्तेश्वरानंद खुद कह रहे हैं गौ रक्षा को लेकर, सनातन हिंदू धर्म को लेकर वो जो चीजें कर रहे हैं उस पर पॉलिटिकली किसी को आपत्ति है, तो जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं या षड्यंत्र की बात कही जा रही है, वो पार्टियां भी तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है ना सर। सर मेरी बात करिए, बात करती है लेकिन वास्तव में होती तो आज भारत बीफ निर्यात में नंबर 2 की पोजीशन पर ना होता और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बीफ निर्यात ना होता। इस चीज में मत जाइए। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। मैं आपने कहा ना, मैं 3 ही काम गिना देता हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। 3 काम। सर आज राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, एक्सपर्ट विटनेस कौन थे? स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। आज दूसरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गौ माता की हत्या के विरोध में यात्रा निकालने वाले कौन थे? वो थे गंगा के पुल ना बने, गंगा अविरल बहे, ठीक है, गंगा की शैलेश तिवारी जवाब दे रहे हैं, फिर रमनीश वत्स के पास उसके लिए आंदोलन करना। शैलेश तिवारी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, अरुण महाराज जी आ रहा हूं। शैलेश तिवारी प्लीज। योगी जी ने ओके यू मेड योर पॉइंट सर। शैलेश तिवारी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए अनुराग जी, राम मंदिर के बनने के बाद सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, हिंदू सनातन का बार बार विरोध करते हैं। 370 का ये पक्षधर बने, 370 फिर से वापस आना चाहिए। और उद्धव ठाकरे के पक्षधर बन करके जिन उद्धव ठाकरे के लोगों ने 2 धर्माचार्यों को मारा और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया उनके पक्ष में हुआ, ममता बनर्जी के पक्ष में है और यहां पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। अब मुक्तेश्वरानंद हमेशा हिंदू धर्म के जो खिलाफ काम करता है, हिंदुत्व का जो खिलाफ काम करता है, उसके पक्ष में बनते हैं। अपने आप को बोलते हैं हिंदू धर्म गुरु, आपने अपने शंकराचार्य खुद से बोलते हैं और बार बार ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं तो देश में अपमानित करने वाली बात होती है। सनातन के लिए हिंदू धर्म के लोगों को अपमान करते हैं। ठीक है, ओके शैलेश जी और अजय गौतम जी, एक मिनट थोड़ा सा वेट।
ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास फिर से आ रहा हूं। अगर किसी को भाषाई मर्यादा टूटती हुई लग रही है, वो प्लीज कृपया अपनी जो भाषाई मर्यादा है वो बना के रखें। लेकिन एक बात शैलेश तिवारी जी, आप बाद में इस पर जवाब दे दीजिएगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया, ये भी तो बात सही है ना कि उन्होंने कई सरकारों का विरोध किया जो आज सत्तासीन है, और इसीलिए कई लोगों के पास मौका है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। रवनीश वत्स जवाब दे रहे हैं इस पर, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इसलिए फंसाया जा रहा है। भाई ये कैसे संभव है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के पास ही बच्चे चले जाएं, ना पुलिस कमिश्नर है ना थाना है, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के पास चले गए और उसके बाद वो चले गए कोर्ट में और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। रवनीश वत्स, आ रहा हूं शैलेश जी। अनुराग जी, मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी यदि आपको दिखती है तो इस तरह के दलदल में फंसने की आवश्यकता ही क्यों है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य की पदवी उनको किसने दे दी? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्टे लगाया है इसके ऊपर। सबसे पहली बात, वो शंकराचार्य नहीं है। और गोविंदानंद आचार्य की बात करें, सरस्वती की बात करें, ज्योतिर्मठ, वो तो बोलते हैं कि फर्जी बाबा है। और फर्जी बाबा इसलिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने नाम उजागर करने का विरोध किया था। सबसे पहली बात है। आज अभी मुक्तेश्वरानंद किसके साथ खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। जो कांग्रेस पार्टी की भाषा होती है, अभी मुक्तेश्वरानंद की भी वही भाषा होती है। सबसे पहली बात है, आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, लेकिन वो सवाल आपने कभी नहीं पूछा कि 1966 में साधुओं और गौपालकों की हत्या किसने कराई? इंदिरा गांधी जी ने। आज जो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आता है, वो कहते हैं कि शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य एक लेटर भी जारी करती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस फर्जी और ढोंगी बाबा से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, आग जहां लगती है वहीं पे धुआं निकलता है। अच्छा, इसका मतलब है वहां पे आग लगी है। नितिशा जी, रमनीश जी एक सवाल है, रमनीश जी एक सवाल है, रमनीश जी एक सवाल है। नहीं, एक मेरा सवाल है, सुनिए ना, मेरा एक सवाल है। नहीं, आप सब प्लीज तथ्य रखिएगा, मैं फिर मौका दूंगा। एक मिनट नितिशा जी, पंडित अजय गौतम जी, एक मिनट, एक सवाल है मेरा। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फला पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर दिया, वो राजनीति में ये दलदल में क्यों फंसे? मेरा पॉइंट ये है कि भाई वो शंकराचार्य हैं, वो जिस गद्दी पर बैठे हैं उनके लिए पूरा संसार एक समान है और वो राजनीति और सारी चीजों को अपने नजरिए से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर वो पढ़ भी रहे इस दलदल में तो किसने अधिकार दिया? अगर आरोपों में सच्चाई नहीं है तो किसने ये अधिकार दिया कि कोई उनको पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी से फंसा सके? अच्छा, ये बताइए, उन्होंने राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने बहुत नहीं मैं आ रहा हूं मतलब दूसरे जब किसी योगी आदित्यनाथ सीएम के योगी के रहते एक योगी भी है, एक संत भी है, एक मठाधीश भी है, उनको आपको किसने हक दे दिया कि ये ढोंगी है? आपने कैसे कह दिया ये कलंकी है? आपने योगी आदित्यनाथ को कलंकी साबित कर दिया था। नितिशा जी, यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने, और पूरा रमनीश वत्स जी सुनिए ना। नहीं, मेरे प्रश्न को आप जवाब देंगे। अरे मैं वही जवाब दे रहा हूं। एक मिनट नितिशा जी, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया, पॉलिटिकल कुछ भी कॉन्स्पिरेसी की, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नापसंद करते हैं, ये क्यों पूछने का अधिकार आपके पास थोड़ी है? तो आप ये उनका धर्म आप थोड़ी तय करेंगे। क्यों नहीं है? आप हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर जिसने कुठाराघात किया, इसको पॉलिटिकल नहीं, मतलब ये ऐसा लग रहा है, एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है कि चूंकि आपको पॉलिटिकली आपका एक तरफ इंक्लाइंड है, इसीलिए आप उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। किस तरह का? क्योंकि वो उस पॉलिटिकल जिस तरफ आप इंक्लाइंड उस तरफ शंकराचार्य इंक्लाइंड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। साहब तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरा तो करने दीजिए। जल्दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुंभ में जाने से गरीबी नहीं मिटेगी। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपने ये सवाल किया मल्लिकार्जुन खड़गे से कि चादर चढ़ाने से आप गरीबी मिट जाती है, या आप बताइए कि चर्च में जाने से, मोमबत्ती जलाने से? ये सारे बयानों का मतलब, ये सारे बयानों का मतलब ये नहीं हो सकता ना कि यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों पर आपने अभी मुक्तेश्वरानंद की आवाज नहीं, एक मिनट, ये सारे साधुओं की एक मिनट रमनीश वत्स जी प्लीज, आप बोले जा रहे कुछ भी। भाई बहुत सिंपल सी चीज है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये बेसलेस इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इन बातों का आधार बनाकर आप किसी पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने ऐसा किया तो उनके ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप जो है वो सही साबित है। आरोप ऐसे आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। नितिशा जी जल्दी से। नहीं, आरोप ऐसे ही मर दिया जाता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर वो धर्म गुरु है, वो कोई राजनेता नहीं है कि वो राहुल गांधी जी से बात राहुल गांधी का साथ दे दिया या विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे दिया तो यौन शोषण के आरोप सही हो गए उन पर, ये क्या तर्क है?
ये कोई कहीं तो मैं कहना चाहती हूँ कोई तर्क नहीं है, वो धर्मगुरु है। अगर हमारे नेता भी कुछ गलत करेंगे तो वो बोल सकते हैं कि ये गलत है। मुझे अरुण जी महाराज की बात ठीक लगी, मुझे शैलेश जी की बात ठीक लगी कि भाई दोषी है तो कार्रवाई हो, और कोई नहीं बचा रहा दोषी को। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का साथ दे दिया, विपक्षी पार्टियों का साथ दे दिया, इसलिए दोषी है, ये गलत है। 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड ठीक है। नीतीश जी आ रहा हूं, उसके बाद वेद जी पूछना चाहता हूं। देखिए, बात है कि आप विवेकानंद के आश्रम के ऊपर आरोप लगा है। देखिए, कोई सामान्य नेता की बात करें, आम जनमानस की बात करें, या किसी मठाधीश की बात करें, ये अपने आप को ये मानते हैं कि ये साधु संत हैं, इनके ऊपर ही, लेकिन कोई भी जांच का कम से कम विषय तो है ना, निष्पक्ष जांच तो होने दीजिए ना। तो ये निष्पक्ष जांच की बात मैं भी कहता हूं ना, वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जांच होनी चाहिए, और दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी पद पर बैठा हुआ है, कोई राजनीतिक पार्टी का धर्मगुरु है, कोई भी XYZ। देखिए पंडित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। वेद जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वेद जी भाई, इस चर्चा की शुरुआत में हमने एक चीज सुनी, जो लोगों ने कहा कि भाई FIR तो कोई भी दर्ज करा सकता है। पॉक्सो जैसे मामले में कोर्ट जिसमें खुद इस बात की संस्तुति करे कि FIR दर्ज होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो शंकराचार्य जैसे बड़े पद पर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ FIR दर्ज क्या ऐसे ही हो सकती है? हवा हवाई आरोपों के साथ हो सकती है? ये जो FIR दर्ज हुई है सर, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, जरा एक बार समझाइएगा। देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के ऊपर मुकदमे हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, जेल गए हैं, और देश की सबसे बड़ी अदालतें, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक से उनको राहत नहीं मिली है। आशाराम, राम रहीम, रामपाल, नित्यानंद, वीरेंद्र देव दीक्षित, इतनी लंबी लाइन है गवर्नमेंट्स की कि लोगों का विश्वास भी इन गवर्नमेंट्स के ऊपर उठता नहीं है। अभी जैस्मीन फाइल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उस पर हंगामा है। उसमें एक प्रिंस एंड्रयू जो यूके के सबसे बड़े राजा के बेटे हैं, वो अरेस्ट हो गए। तो ये गिरफ्तारी होगी और तलवार लटकी नहीं है, ये गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अदालत ऐसे ही आंख बंद कर आदेश नहीं दे देती। और मैं नीतीशा मल्होत्रा जी को बताना चाहता हूं कि इस तरह के कानूनी मसलों के अंदर पहले पुलिस के अंदर कंप्लेंट होती है, मैंडेटरी है उनको, मैं बता दे रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं तमाम धर्म गुरुओं को, पहले पुलिस में कंप्लेंट होती है, बाद में आप अदालत में जा सकते हैं। जब कोई एविडेंस प्रथम दृष्टया मिलते हैं, तब अदालत उस पर आदेश करती है कि इसमें जांच की जाए और जो भी लीगल प्रोसीजर है वो किया जाए। अभी तमाम जो चीजें हैं अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जो सीसीटीवी फुटेज हैं, कॉल डिटेल्स हैं, पेन ड्राइव जो दिए गए, जो भी डिजिटल एविडेंस दिए गए, उनकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और गिरफ्तारी की तलवार तो है, गिरफ्तार होंगे इस केस के अंदर, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है, लेकिन उसमें प्रोविजन है आजीवन कारावास और फांसी तक का प्रोविजन करा गया है। डॉक्टर वेदभूषण सर, तमाम 20 सेकंड में आपसे एक चीज समझ आ रहा है, बड़ी खबर आ गई, उसका भी रुख करना है। मैं 20 सेकंड में आपसे ये समझना चाह रहा हूं एविडेंस कि लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि जो विरोधी थे, मतलब आशुतोष धर्माचार्य, विरोधी के पास ही बच्चे चले गए, किसी कमिश्नर के पास बच्चे नहीं गए, किसी और थाने में नहीं गए, वो ये सवाल उठा रहे हैं। ये क्या, ये कॉन्स्पिरेसी की तरफ हो सकता है या ये एक नॉर्मल घटनाक्रम? अनुराग जी, पूरी जानकारी उनको लेकर बैठना चाहिए। हाँ। अनुराग जी, उनको पूरी जानकारी लेकर बैठना चाहिए। कानूनी प्रोविजन है कि आपको पुलिस में अपनी कंप्लेंट पहले फाइल करनी होगी। शायद उनकी जानकारी में नहीं है, बच्चों के बारे में शायद उनको नाम भी नहीं पता होगा, तो इसलिए ये केवल हवा हवाई बात कह देना कि कमिश्नर के पास नहीं गए, थाने में नहीं गए, उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, कानूनी प्रोविजन को एग्जॉस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप अदालत के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो जांच परख कर ही आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद FIR जैसे आदेश दिए जाते हैं अगर मामला बहुत हाई प्रोफाइल है तो। मैं आ रहा हूं एक बार फिर से आ रहा हूं सभी मेहमानों के पास। एक बड़ी खबर आ गई, अभी मुक्तेश्वरानंद पर FIR दर्ज होने पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अपमानित करने के लिए पता नहीं किसे लेकर आ गए, घटिया आरोप लगाएंगे तो सरकार बचने वाली नहीं है। अखिलेश क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था, और ये बात गलत हो तो बताइए आप।
किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। ये अखिलेश यादव को आपने सुन लिया। अब देखिए, यही बात है कि जिस तरह से सारी चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप धड़े बटे हुए दिख रहे हैं, कौन फायदा उठा रहा है और किसकी बेइज्जती या किसकी बदनामी हो रही है। मतलब देखिए, बातें आगे बढ़ते बढ़ते अभी मुक्तेश्वरानंद से रामभद्राचार्य जैसे सम्मानित संत पर पहुंच गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गलत किया उनको जेल से निकलवा के। मतलब सोचिए कहां तक बात पहुंच गई। पंडित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पंडित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा रिएक्शन मुझे अरुण कृष्णा जी से लेना है। अरुण कृष्णा जी महाराज, ये इसी पॉलिटिक्स का तो डर है ना, इस तरह के मामलों में, इस तरह के धर्म और सनातन से जुड़े मामलों में इसी की पॉलिटिक्स का डर है कि अखिलेश यादव कह रहे कि मैंने रामभद्राचार्य को निकालकर भी गलती की थी, और वो कह रहे कि कहां से पता नहीं किसको पकड़ कर ले आया। मतलब किसको पकड़ कर लाया आरोप लगवाने के लिए आप लोग? देखिए अनुराग जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये चरित्रहीन पार्टी है, सनातन के प्रथम शत्रु हैं, ये धर्महीन लोग हैं। ये ना 3 में ना 13 में आज जिसके बारे में जिसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, उनको लाठी से गिरा गिरा के मारा पंडितों को इन्होंने। और एक बात बता दूं, इस पैनल में 6 लोग हैं, एक व्यक्ति बता दो जो आदित्य योगीनाथ की सनातन धर्म के प्रति युद्ध पे कोई उनकी निष्ठा पे कोई शंका करता हो। ये धर्महीन लोग हैं। पंडित जी, इसके बाद आप इन्हीं के मुखिया ने इतने असंवेदनशील शब्द से बोले थे। ये जो हमारी निशिता जी हैं, बोल दे यदि इसके सहमत हो, इन्होंने कहा था कि बलात्कार जो है ये तो बच्चे गलती से कर देते, बच्चों से बलात्कार हो जाते हैं। ये शब्द बोलने वाले लोग आज सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं। जो खुद अतीक अहमद जैसे आतंकवादी को पाल के बैठे थे, वो सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं। भैया ये सारा का सारा षड्यंत्र मुझे तो उल्टा दिखता है। मुझे दिखता है आदित्य योगीनाथ की धर्म के प्रति लड़ाई, धर्म के प्रति युद्ध, उसके खिलाफ ये कालनेमियों का मेले में इतने लोग थे, मीडिया था, मेले में लोग थे, बड़े बड़े मठाधीश बैठे थे, बड़े बड़े पुलिस के कर्मचारी थे। कभी स्वप्न में भी नहीं चाहते बच्चे उनके पास नहीं गए, बच्चे सीधा पहुंचे आशुतोष जी के पास, और आशुतोष जी के पास जो डॉक्टर रेड जी भी बोल रहे हैं कि इतना समय नहीं। लेकिन निशिता जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। पंडित अजय गौतम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके यू आर राइट ऑन योर पॉइंट। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। ठीक है, पंडित अजय गौतम जी प्लीज जरा स्क्रीन पर रखिए पंडित अजय गौतम को। पंडित जी मैं ये कह रहा हूं एक सवाल के साथ, मैं ये कह रहा हूं कि वेद जी तो कानूनी जानकार आदमी है ना, वो कह रहे हैं एफआईआर ऐसे दर्ज नहीं हो सकती जो आपने शुरुआत में कहा था। दूसरा नंबर ये कि भाई अब देखिए ना, बात घसीटते घसीटते कहां तक आ गई, रामभद्राचार्य पर भी टिप्पणी होने लगी इस मामले में। देखिए सर मैं ये बार बार जो आरोप लग रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। पूछिए कि राहुल गांधी को मनु स्मृति का विरोध करने पे सनातन धर्म से बाहर किसने किया? अभी किया, गूगल कर लीजिए। धर्मादेश करके किया। अगर वो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं तो राहुल गांधी को कैसे बाहर कर देते सनातन धर्म से? पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ महाराज, ये एक एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और जज ने अपने ऑर्डर में कहा कि मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा किसी भी तरीके की। आप पढ़ लीजिएगा पूरा ऑर्डर। ठीक है, इनको ये बताएं। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।